नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। और आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चार ऑप्शन है आपके पास: चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, कनिष्क के द्वारा या हर्ष के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के महान शासकों के रूप में जाना जाता है। यह भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे और यह ऐसे पहले सम्राट थे जिसने भारत के वृहद क्षेत्र पर कब्जा किया था या वृहद क्षेत्र उनके अंतर्गत आता था। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि उनका जो क्षेत्र था उसका विस्तार जो ब्रिटिश साम्राज्य था उससे भी बड़ा था। और इसकी सीमा दोस्तों कहाँ से लेकर कहाँ तक थी? तो इसकी सीमा दोस्तों ईरान तक थी। तो इसकी सीमा कहाँ तक थी? मौर्य साम्राज्य की ईरान तक थी। और इसे ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का श्रेय भी जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? चार ऑप्शन है आपके पास: मौर्य, कुषाण, वर्धन और गुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? आपके पास 2 सेकंड का समय है, बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मौर्य वंश। तो जो सबसे पुराना राजवंश है वो मौर्य वंश है। मौर्य वंश का दोस्तों समय कब से लेकर कब तक था? तो इसका समय 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था? तो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था। और मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। चार ऑप्शन है आपके पास: विशाखदत्त, अश्वघोष, शूद्रक या भास। तो दोस्तों बताइए कौन सा वह ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है विशाखदत्त। ठीक है दोस्तों, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो विशाखदत्त के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। इसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में दोस्तों चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया गया है। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को किसका पुत्र बताया गया है? नंदराज का। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के पिता का नाम नंदराज था। और दोस्तों मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त को 2 नाम से भी पुकारा गया है। 2 नाम कौन कौन से थे? एक नाम था वृषल तथा दूसरा कुलहीन। इन 2 नामों से भी इन्हें पुकारा गया है। दोस्तों अब मन में आ रहा होगा कि इस पर एक टीका लिखी गई थी बाद में। जो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस है उस पर एक टीका लिखी गई थी और यह टीका किसके द्वारा लिखी गई थी? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो मुद्रा राक्षस है इस पर जो टीका लिखी गई थी वह ढूंढीराज के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? ढूंढीराज। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेंडोक कोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? चार ऑप्शन है आपके पास:
आर के मुखर्जी, वी स्मिथ, डी आर भंडारकर या विलियम जोन्स। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है विलियम जोन्स। जो सेंड्रोकोट्स से जो चंद्रगुप्त मौर्य को उपाधि दी गई थी उसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ऐसे प्रथम विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी, जबकि एरियन तथा जो प्लूटार्क था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया। तो सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने वर्णित किया? विलियम जोन्स ने बताया। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सेंड्रोकोट्स है, वो एंड्रोकोट्स था। तो एंड्रोकोट्स के बारे में किसने बताया कि यह चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो दोस्तों एरियन और प्लूटार्क। एरियन और प्लूटार्क के द्वारा एंड्रोकोट्स के बारे में यह बताया गया कि यह उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, जस्टिन और प्लिनी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जस्टिन। यहाँ जस्टिन है। जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे दोस्तों? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को इस पद पर बिठाने में महत्वपूर्ण योगदान कौटिल्य का था। इतिहास में उनको विष्णुगुप्त तथा चाणक्य आदि नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से हम जानते हैं कौटिल्य को? विष्णुगुप्त और चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का एक छत्र सम्राट बनाने में कौटिल्य का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे तथा प्रधान पुरोहित के पद पर वो आसीन हुए थे। वह राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी। तो कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक दोस्तों कौन सी है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही आंसर है विष्णुगुप्त। आपने ऋषि चाणक्य का नाम सुना होगा। ऋषि चाणक्य के ही पुत्र का नाम चाणक्य था। तो चाणक्य के पिता कौन थे? ऋषि चाणक्य। और जो अर्थशास्त्र किताब है दोस्तों उसमें जो शब्द उल्लिखित है वो कौटिल्य है और एक पदखंड उसमें विष्णुगुप्त नाम की सभ्यता चाणक्य से की जाती है। तो विष्णुगुप्त की जो साम्यता है, विष्णुगुप्त की साम्यता अर्थशास्त्र में किससे की गई दोस्तों? चाणक्य से की गई है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। आपने चाणक्य के कुछ और नाम सुने होंगे, अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्सायन, कात्यायन आदि नाम भी इनके हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कौन कौन से नाम इनके हैं। अंशु, अंशुल, वात्सायन और कात्यायन। इन नामों से भी चाणक्य को हम जानते हैं, अंशु, अंशुल, वात्सायन और कात्यायन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, एक आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी, और इसने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया था। अब सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन आता है? तो सप्तांग सिद्धांत में दोस्तों राजा, मंत्री, जनपद, मित्र, दंड, दुर्ग, कोश। तो कौटिल्य के द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत दिया गया था उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? उसके अंतर्गत राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, मित्र, दंड और कोश आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास: कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुल। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? बताइए, आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महत्व मुख्यतः बना था महल दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वह मुख्यतः लकड़ी का बना था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय वहां पर लकड़ी की जो पर्याप्तता थी काफी प्रचुर मात्रा में थी। इस वजह से जो महल है वह लकड़ी का बना हुआ था। आप जानते हैं बिहार में पटना, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, वहीं पर बुलंदी बाग और कुम्भराहार में जब खुदाई की गई थी तो वहां से मौर्य काल के लकड़ी के जो विशाल भवन थे उनके अवशेष पाए गए थे। तो कहां पर दोस्तों जब खुदाई हुई थी? बुलंदी बाग और कुम्भराहार में दोस्तों जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पर महल के अवशेष मिले थे। और वह किससे बने हुए थे? तो दोस्तों वह अवशेष लकड़ी के बने हुए थे। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वह मुख्यतः लकड़ी से बना हुआ था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भराहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है पाटलिपुत्र या पटना। पटना से दोस्तों प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भराहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था दोस्तों। तो बुलंदीबाग पाटलिपुत्र में स्थित प्राचीन स्थान था। यहीं से दोस्तों जब उत्खनन हुआ था तो यहीं से विशाल जो भवन थे उनके अवशेष यहाँ पर पाए गए थे। और इनके बारे में जो जानकारी थी वो किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? तो स्पूनर के द्वारा बुलंदीबाग प्राचीन स्थान के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चार ऑप्शन है आपके पास: अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। अगर हम इस संदर्भ में बात करेंगे तो अशोक के जो अभिलेख थे, जो जैन और तमिल साक्ष्य थे, उनसे भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्षिण में दोस्तों अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख भी मिले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त के बारे में वहां से जानकारी नहीं मिलती, वहां पर अशोक के अभिलेख भी मिले हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें विजय के बारे में तो अशोक के सिर्फ एक विजय के बारे में उल्लेख मिलता है, और वो दोस्तों कौन सी विजय है? कलिंग विजय।
तो दक्षिण में जो भी अभिलेख मिले थे उनसे अशोक के केवल कलिंग विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। आप जानते हैं राजनीतिक तौर पर जो भारत का एकीकरण है वह मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक विजयों के बारे में तो इनका जो साम्राज्य था वह व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। अगर हम बात करें अभिलेखों के बारे में तो दोस्तों रुद्रदामन के अभिलेख से जो पश्चिमी भारत है उस पर अधिकार प्रमाणित होता है। तो दोस्तों किसके अभिलेख से पश्चिम भारत पर विजय के बारे में पता चलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत के विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों जैन ग्रंथ भी थे जिन्होंने सौराष्ट्र के साथ साथ जो अवंती था उन पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार के बारे में बताया था। तो दोस्तों जैन ग्रंथों ने किसके बारे में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विजित क्षेत्र थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सौराष्ट्र और अवंती। सौराष्ट्र और अवंती के बारे में जानकारी जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मरणासन अवस्था में था तब हिंदुकुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक इनका शासन था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य मरणासन अवस्था में थे तो कहाँ से लेकर दोस्तों? तब हिंदुकुश से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक दोस्तों कहाँ तक था इनका? बंगाल की खाड़ी तक। और दोस्तों उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक इनका साम्राज्य विस्तारित था। ठीक है दोस्तों, तो कभी एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तारित था? तो दोस्तों हिंदुकुश से लेकर पश्चिम बंगाल तक और हिमालय से लेकर मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अब शिलालेख और अशोक का सोपोरा शिलालेख। तो दोस्तों क्या पूछा है यहाँ पर? वह अभिलेख बताइए जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के प्रभाव के बारे में कौन सा अभिलेख है? तो इसका सही आंसर दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ जो अभिलेख थे उससे आनर्त और सौराष्ट्र के बारे में जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल थे पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख किया गया है। तो अगर सिंचाई के बांध के बारे में उल्लेख किया गया है और इनके जो प्रांतीय राज्यपाल थे उनके बारे में उल्लेख किया गया है तो इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनका एक प्रांतीय राज्यपाल था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पुष्यगुप्त। और पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का कार्य किया गया था, सिंचाई के लिए बांध का। तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, या जैन परंपरा से, या अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। अभी आपने देखा कि अवंती और सौराष्ट्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख था वहाँ पर पुष्यगुप्त जो उनका राज्यपाल था उसने बांधों का निर्माण कराया था। इसी वजह से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में
सम्मिलित था, यह जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो दोस्तों सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, सिकंदर अलेक्जेंडर को, जिसे हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, उसने सेल्यूकस निकेटर को सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त कर वापस लौट गया था। और सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से भी शादी कर ली गई थी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? 4 ऑप्शन है आपके पास, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों श्रीलंका, क्योंकि हमें श्रीलंका के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था, जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। अफगानिस्तान देखिए स्पेशल है दोस्तों, याद रखिएगा, अफगानिस्तान भी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। कलिंग की विजय तो पता ही है आपको, और पाटलिपुत्र, मगध या तो बिहार में स्थित है। तो इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन जो श्रीलंका है वह इनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो इसका प्रमाण हमें देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवानाम प्रिय की उपाधि और पशु चिकित्सालय खोले। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, फिर भी उनकी जो आस्था थी वो हिंदू धर्म में थी। इसका प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो इनकी जो उपाधि थी देव नाम प्रिय, इससे हमें यह पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के उपरांत भी हिंदू धर्म से अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। आप जानते हैं अशोक मगध पर किस समय पर बैठा था? तो दोस्तों अशोक जो मगध का सिंहासन था उस पर 273 ईसा पूर्व में बैठा था, और इसने देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था दोस्तों। तो इसे कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? तो दोस्तों इसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता था। कौन कौन सी उपाधि दोस्तों? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। इसका अर्थ दोस्तों क्या है? देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। देवनाम प्रिय मतलब क्या हो गया दोस्तों? देवताओं में प्रिय या देखने में सुंदर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश या दिव्यावदान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 और 3, दीपवंश और महावंश। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दीपवंश और महावंश से हमें अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों जो दीपवंश और महावंश है ये सिंगली अनुश्रुतियां हैं। क्या है दोस्तों? सिंगली अनुश्रुतियां। इन्हीं के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? जो तीसरी बौद्ध समिति हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुई थी या बौद्ध संगीति हुई थी, किस नगर में आयोजित की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर और राजगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में अशोक के समय पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रज्जुक कौन थे? तो दोस्तों रज्जुक मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। आपने अशोक के जितने भी अभिलेख थे उनमें से आप कुछ अभिलेखों में देखेंगे रज्जुक नामक अधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का जो चौथा स्तंभ लेख था उसमें अशोक ने रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहा था कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। तो इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि रज्जुक अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों, तो रज्जुक मौर्य शासन के अधिकारी थे और इसका बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह हमें अशोक के चौथे स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सार्थवाह किसे कहते थे? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या तीर्थ यात्रियों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्यापारियों के काफिले को। सार्थवाह दोस्तों किसे कहा जाता था? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में दोस्तों जितने भी काफिले होते थे या कारवां होते थे उन्हें सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। तो दोस्तों सार्थवाह किसकी पहचान है? यह मौर्य काल की पहचान है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों सारनाथ का जो स्तंभ है इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर आपने देखा ही है 4 सिंह की आकृति बनी हुई है और यह जो सिंह की आकृति है दोस्तों क्या प्रस्तुत करती है? तो यह शक्ति का स्रोत प्रस्तुत करती है। क्या? शक्ति का स्रोत। और दोस्तों इसी जो कृति को है या प्रतिकृति है इसको भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया है। और यह जो दोस्तों स्तंभ है मौर्य युगीन वास्तुकला के जो सबसे अच्छे उदाहरण हैं वह माने जाते हैं। मौर्य काल के जितने भी स्तंभ हैं सभी चुनार नामक स्थान के जो बलुआ पत्थर हैं वह प्रयोग किए जाते थे। तो जितने भी वास्तुकला के स्रोत हैं या वास्तुकला का जो रॉ मटेरियल है वह चुनार के बलुआ पत्थर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, अमरावती, बरहूत, सांची या सारनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सांची। सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं यह सांची का स्तूप है और इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप जानते ही होंगे स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है और यह मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। तो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। और इस स्तूप का दोस्तों जो आरंभिक काल था वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। तो 3री सदी ईसा पूर्व इसका समय था। इसकी खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सांची और बरहूत के स्तूपों की खोज की गई थी। सांची के साथ साथ एक स्तूप है बरहूत, तो इन दोनों स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा अगर सांची और बरहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी दोस्तों, तो अमरावती का जो स्तूप है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो अमरावती का स्तूप है उसकी खोज एक कर्नल थे कॉलिन मैकेंजी। तो जो अमरावती का स्तूप है दोस्तों इसकी खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी।
सांची और बरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, जबकि अमरावती के स्तूप की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है, सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची 1 में क्या क्या दिया गया है? कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती। सूची 2 में है धमेक स्तूप, घोषित राम मठ, रानाभर स्तूप और सहेत महेत। तो दोस्तों इसका मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2, 3, 1, 4। तो दोस्तों एक कौशाम्बी में दोस्तों घोषिताराम मठ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि घोषिताराम मठ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सेकंड कुशीनगर में दोस्तों क्या है? तो कुशीनगर में रानाभर स्तूप स्थित है। सारनाथ के बारे में अगर दोस्तों बात की जाए तो सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में दोस्तों श्रावस्ती में सहेत महेत है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 2, 3, 1, 4। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी या सारनाथ या श्रावस्ती। तो दोस्तों जो उपरोक्त कथन दिए गए हैं उनका उपयोग करके आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1, 3, 4, 2, 5, 6। 1, 3, 4, 2, 5, 6। तो जब तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए और उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया, तो किन किन मार्गों से होकर अशोक गए थे? पहला है दोस्तों गया, गया के बाद वो दोस्तों गए थे कुशीनगर, कुशीनगर के बाद 4 लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु गए थे, फिर सारनाथ गए थे, फिर श्रावस्ती गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ गए थे? गया। तो अशोक सबसे पहले गया गए, फिर उसके बाद कुशीनगर गए, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी गए, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु गए और कपिलवस्तु के बाद दोस्तों कहाँ पर गए? कपिलवस्तु के बाद गए सारनाथ के पास और सारनाथ के बाद दोस्तों कहाँ गए? श्रावस्ती के पास। तो श्रावस्ती 6th प्लेस पे है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों प्राकृत भाषा। तो अशोक के शिलालेखों में दोस्तों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आइए हम अशोक के बारे में कुछ और बातें बताते हैं आपको। दोस्तों अशोक के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है और किन किन अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो दोस्तों अशोक के बारे में हमें शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों से जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ से? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। आप जानते होंगे अशोक ने 14 शिलालेखों पर अंकित करवाया था। साथ ही साथ आपने सुना होगा शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और एरागुड्डी और सोपार। ठीक है दोस्तों, यह 8 भिन्न भिन्न स्थान हैं जहां से लगभग 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।